हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में। आप सभी बच्चों का स्वागत है बेटा। आज फिर से आना तो यहाँ पे टर्म 2 का जो जैक मॉडल सेट 2 जारी किया गया था, आज मैं सेट 2 का यहाँ पे बताने वाला हूँ बेटा आपका। तो आज मैं सेक्शन बी बताऊंगा, ठीक है। कल मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने सेक्शन ए कंप्लीट करवाया था। आज यहाँ पे आपको सेक्शन बी कंप्लीट करवाएंगे जहां तक हो पाएगा, बाकी बात नेक्स्ट पार्ट में मिलते जाएगा, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने टोटल फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप वीडियोस पे अभी नए हैं, पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, तो आप प्लीज उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। आपके लिए काफी एक मतलब एग्जाम के लिए फायदेमंद में रहोगे, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका सेक्शन बी, है ना। तो क्वेश्चन जो चीजें होंगे आप मॉडल सेट अपने पास रखें। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको शो करते जाऊंगा, आप देखते जाइएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप सेक्शन बी का 8 नंबर देखिएगा। कहेगा फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंज देन द कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर सो दैट द वॉवेल्स आर टुगेदर, ठीक है। कहता है एक वर्ड दिया हुआ है, 8 लेटर का नंबर ऑफ अरेंजमेंट करना है। तो पहले बनाएंगे कैसे इसका सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखें। नाउ गिवन लेटर, सॉरी वर्ड जो है आपके पास वो लिख दीजिए। तो गिवन वर्ड क्या है बेटा आपका, डॉटर लिखा हुआ है, DAUGHTER, ये डॉटर है। ये बताइए इसमें टोटल कितना है। क्वेश्चन में खुद बोल दिया है कि 8 लेटर का वर्ड है, उसको नंबर ऑफ अरेंजमेंट करके बताओ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देख लिए टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना हो गया। टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां टोटल कितना है, 8, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है, सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि जो हम 8 लेटर का यूज करके जो वर्ड बनाने वाले हैं उसमें वॉवेल जो होंगे वो टुगेदर होंगे, है ना। वॉवेल्स क्या होनी चाहिए, टुगेदर। देखिए क्लास में भी जिक्र करते हैं कि कम नॉट टुगेदर और टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा लास्ट जो वर्ड लिखा है वॉवेल अकर टुगेदर, है ना। तो यहाँ पे देखिए नाउ हमें क्या रखना है, वॉवेल जो आपका जो वॉवेल है बेटा आपका उसको टुगेदर रखना है। वॉवेल्स अकर टुगेदर, अकर टुगेदर। अब यहां पे देखिए इसका मतलब क्या होता है ना कि वॉवेल जहां भी होगा वो एक दूसरे का आगे पीछे होना चाहिए बट एक साथ में होगा, ठीक है। वॉवेल जहां भी होगा वो क्या होनी चाहिए, एक साथ में होना चाहिए। जैसे मैं ये कह रहा हूं ना, टोटल 8 लेटर का बनाना है। ये मान लो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का है। वॉवेल इसमें कितने बेटा आपका, तो वॉवेल देख लो, एक ठो ए है, एक यू है और एक कितना है आपका ई है। क्या इसके अलावा कोई और नजर आ रहा है क्या वॉवेल। वॉवेल टोटल 5 होते हैं। तो इस लेटर में कितने वर्ड यूज हैं, वॉवेल 3 वॉवेल आपके पास यूज है। अब सपोज करो इन 3 वॉवेल को कहीं भी रखो, वो तीनों एक साथ होना चाहिए। ये फर्क नहीं पड़ता है कि ई पहले आया बाद में ए आया उसके बाद यू आया, या पहले यू आया बाद में ई आया उसके बाद ए आया। तो ये 3 लेटर का बहुत तरह अरेंजमेंट हो सकता है, टोटल फैक्टोरियल 3 तरीके से। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि पहला तरीका 3 तरीके में से कोई एक बार आएगा, दूसरा में से कोई 2 में से एक, फिर एक में से एक। तो इन 3 लेटर को जहां भी रखें, सपोज करो कि हम यहाँ पे 3 लेटर मान लो यहाँ पे भर दिए, ये कहीं भी रख सकते हो, ऐसा कोई रीजन नहीं है। सपोज करो हमने इसमें वॉवेल को रख दिया, जो भी रखा, किसको रखा, यहाँ पे वॉवेल रखा। हमें नहीं पता है कि यहाँ ए भरे हैं कि ई भरे हैं कि यू भरे हैं, या फिर यहाँ पे यू भरे हैं कि इधर ए भरे हैं इधर ई भरे हैं, वट एवर एनी कोई भी हो सकता है, बट जो भी होगा वो तीनों यहाँ पे वॉवेल ही होगा, ये बात फिक्स कर लो। तो जो वर्ड लिखा है ना वॉवेल्स अकर टुगेदर, इसका मतलब ये हुआ कि वॉवेल जहां भी रखेंगे वो एक दूसरे का आसपास ही रखना है, तीनों एक जगह ही रखना है, भले इसका पोजीशन आगे पीछे चेंज करेगा। हाँ सर, यहां तक तो बात क्लियर हो गया, ठीक है। पहली बात यहां तक समझ में आया। अब सुनो काम की बात। जब भी इस तरह का क्वेश्चन कम टुगेदर में अगर रहेंगे, कोई भी वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट हो, तो उन पूरे वॉवेल्स के बदले एक मान लेंगे। ये पूरा कितना लेटर मान लेंगे हम लोग, 1 लेटर।
इन तीनों के बदले कितना मानेंगे बेटे, यहाँ पे 1 मान लेंगे। ठीक है, तो बताओ रिमेनिंग लेटर कितना बच जाएगा, मतलब फिर शेष लेटर कितना हो जाएगा। अगर इन तीनों के बदले 1 मान लेंगे तो फिर बचेगा कितना, तो 1 2 3 4 5 6, यानी उस बॉक्स में जो फिर रिमेनिंग जो बचने होगा उस 6 तरीके में से कोई एक ठो भराएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, फिर से समझा रहा हूं। टोटल डॉटर एक वर्ड दिया है, इस 8 लेटर का यूज करके हमें नंबर ऑफ अरेंज करना है कि कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जिसमें यह कहा गया कि वॉवेल जो होंगे वो एक दूसरे के आसपास होनी चाहिए, जहां भी रखो बट तीनों एक साथ रहेगा, चाहे वो इसका इधर हो चाहे इसका हो, बट तीनों एक साथ रहेगा। तो जब भी ऐसी समस्या रहेगा क्वेश्चन में तो उसके बदले एक ठो मान लेना है और इसकी देख लेना है कि इसका कितना तरीका होगा। तो इन तीनों कॉलम को भरने के लिए यहां बताओ इसका नंबर ऑफ वे कितना होगा वॉवेल का। ठीक है, तो लिखोगे देयरफॉर नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा वॉवेल का। तो ये 3 लेटर है तो फैक्टोरियल कितना होगा 3, यानी 3 तरीके में से कोई भी एक वॉवेल रखा जाएगा, कहीं भी रखा जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर रिमेनिंग लेटर है ना, देयरफॉर रिमेनिंग लेटर है ना, रिमेनिंग या फिर रिमेन्स लेटर लिख सकते हो, रिमेन्स लेटर, लेटर कितना हो जाएगा 6। अब बताओ इस वॉवेल को हमने 1 मान लिया, तो इस वॉवेल को अगर हम 1 मान लेंगे तो टोटल कितना था 8 लेटर। ठीक है, 8 में से 3 को हटा दो, कितना बच गया 5, 5 में से 1 इला बढ़ जाएगा, कितना हो गया 6। देख सकते हो टोटल 8 लेटर है, तो 1 2 ये टोटल हो गया 3 4 5 6, तो टोटल रिमेनिंग लेटर कितना हो गया, रिमेनिंग लेटर आपका यहाँ पे रिमेनिंग लेटर लिख दो, रिमेनिंग लेटर कितना हो गया 6। अब बताओ जो नंबर ऑफ वे होगा देयरफॉर नंबर ऑफ वे वो कितना होगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो जो बच गया वो हम लोग फैक्टोरियल 6 के तरीके से भरेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है, देखो फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा सा ये होता है परम्यूटेशन का क्वेश्चन है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के द्वारा, अगर पढ़े होंगे तो बात समझ में आएगा, नहीं तो फिर उतना नहीं आएगा। फिर भी समझा रहा हूँ, एक वर्ड है, इस 8 लेटर को यहाँ पे अरेंज करना है। अरेंज करने का बेटा मतलब अगर मन किया तो इधर आर लिखा, मन किया इधर ई लिखा, उसके बाद डी लास्ट में रखा, मतलब इस तरह से नेमिंग रखना। जैसे सपोज करो अपना नाम को रखो, इसमें विदाउट मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगफुल भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये हर बार का जो अरेंज करेंगे वो मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं है। मन करेगा तो इधर आर रख देंगे, इधर ए भेज देंगे, उधर टी रख देंगे, उधर एच भेज देंगे, कहीं भी रख सकते हैं, वही तो अरेंज करना है हमें। तो इस 8 लेटर को यहाँ भरने का तरीका में कंडीशन एक ये है कि वॉवेल जो लेटर इसमें है ना वो एक जगह होना चाहिए। इस तरह का हमें एक वर्ड बनाना है, चाहे उसका मीनिंग निकले या ना निकले, उससे हमको लेना देना नहीं है मीनिंगफुल से। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें ये करना है, तो पहले वॉवेल का अरेंज करने का कितना तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया, फैक्टोरियल 3। तो अब बच गया कि और जो शेषफल बॉक्स जो बच गया उसको कितने तरीके से भरेंगे। तो टोटल जो 3 को फैक्टोरियल वॉवेल हैं उसको 1 मान लेना इस तरह का, तो 1 मान लिए तो टोटल 8 है, बच गया 3 को डायरेक्ट हटा दिए 5, और फिर एक जो मान लिए उसको, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, गिन भी सकते हो जो खाली बच गया सो, तो वो टोटल फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। अब हमें टोटल 8 लेटर का नंबर ऑफ वे निकालना था, ठीक है ना। तब लिखोगे देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वे, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, तो देखो एक फैक्टोरियल 6 गुने और ये ला भी गुना कर देना फैक्टोरियल 3। अगर कोई लेटर रिपीट करेगा तो उसका फैक्टोरियल से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो क्या कोई लेटर रिपीट है, क्या डी 2 बार नजर आ रहा है, नहीं सर। ए 2 बार नजर आ रहा है, नहीं सर। यू 2 बार नजर आ रहा है, नहीं सर। जी 2 बार नजर आ रहा है, नहीं सर। तो अगर कोई लेटर रिपीटेड होता, मान लो 2 बार डी आता तो उसका फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करते, फिर मान लो टी भी 3 बार आता तो इस तरह से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते। जो जितना लेटर रिपीट करेगा उतना फैक्टोरियल से उसमें डिवाइड करते जाते, बट यहाँ एक भी रिपीट नहीं है तो इसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको क्या करना है, बस फैक्टोरियल 6 का गुना कर दो और फैक्टोरियल 3 का, तो 6 का तोड़ेंगे 6 5 4 3 2 1 और इधर करेंगे 3 2 1, है ना।
अब जो भी आएगा ये पूरा गुना कर दीजिएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। बस ऐसा ही आपको लिखना है, 8 नंबर में 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बड़ा सिंपल लैंग्वेज यूज़ किए, ज़्यादा कुछ हम मतलब नहीं किए हैं। तो ध्यान में रखना है, टोटल 8 लेटर में से वॉवेल का टुगेदर आनी चाहिए, एक दूसरे के आसपास आनी चाहिए, उस तरह का लेटर हमें एक सजा के लिखना था। तो जब भी इस तरह का रहेगा कम टुगेदर में, तो उसका फैक्टोरियल कर देना अलग से, और टोटल जो बच जाएगा उसका फैक्टोरियल, दोनों को गुना कर देना। अगर वर्ड रिपीटेड रहेगा तो उसका फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना, नहीं है तो छोड़ देंगे, और फिर जो आएगा मल्टीप्लाई करके आप लिख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका करेक्ट हुआ। इस तरह से आपको बनाना है एग्जाम में। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? कमेंट में करो यस या नो, ठीक है? कमेंट करना ना भूले प्लीज, ठीक है ना? अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 9, ठीक है? आप स्क्रीन पे देखते जाएं, मैं यहाँ पे एक पन्ना में कॉपी रख लिया हूँ क्योंकि हमारा टैब खराब हो चुका है। तो आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते जाएं, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको डिटेल सोल्यूशन, या फिर आप मॉडल सेट, अब तो आप रखी होंगे, आप सामने रखिए मॉडल सेट है ना, सेट 2 का सेक्शन बी, और वहाँ से क्वेश्चन ये चीज़ें देखते जाइए। मैं पढ़ूंगा ना, और आप अगर वहाँ मैच कीजिएगा तभी बात समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। सो प्लीज़ पहले मॉडल सेट आप खोल के सामने रखें, और जो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसको आप भी साथ ही साथ रीड कीजिए, ठीक है? हाँ सर बिल्कुल करेक्ट है, अब मैं रीड करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, आपका क्या कहता है। इफ द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन एपी इज 24, यानी एपी का कोई 3 नंबर होगा जिसका सम दिया हुआ है, यानी तीनों को जब जोड़ेंगे तो वो 24 के बराबर है। क्या बोले सर? फिर से बोलिए। कोई एपी है, एपी का कोई 3 नंबर, एपी का मतलब क्या होता है? उसका सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए, ठीक है? इस तरह का कोई 3 नंबर लो जिसका पीछे वाला में आगे घटाते जाएंगे तो वो वैल्यू सेम आना चाहिए। तो उस तरह का कोई 3 नंबर है जो एपी में है, और उन तीनों को अगर जोड़ते हैं तो वो 24 के बराबर है। ओके सर। फिर वही तीनों नंबर को जब हम गुना करते हैं तो वो आपका आता है 440 के बराबर है। वही 3 एपी नंबर को अगर गुना करते हैं तो 440 के बराबर है। तो कहता है फाइंड द नंबर्स, बताइए कि आखिर वो कौन सा नंबर्स है। चलिए अब मैं बताता हूं कि एपी में एक सिलेक्शन ऑफ टर्म बताया जाता है। जैसे 3 टर्म के लिए क्या सिलेक्ट करते हैं, 4 टर्म्स के लिए क्या करते हैं, 5 टर्म के लिए क्या करते हैं ना। तो फिलहाल जो जितना जरूरत है मैं बता दे रहा हूं। पहली बात हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर मान लेंगे एपी का। वो जनरल मानना ही पड़ेगा, जो मैं मान रहा हूं उसी तरह आपको भी मानना पड़ेगा। और एग्जाम में भी आपका 3 वाला ही आएगा, 4 वाला या 5 वाला नहीं आने वाला है। ओके यस सर। मान लेते हैं 3 नंबर्स, ठीक है? यही 3 नंबर्स हमें निकालना है। तो एपी में मान लेते हैं तो a माइनस डी होता है, a होता है, और a प्लस डी होता है, जो कि r इन एपी। क्लियर है बेटा? यही 3 नंबर हम जनरल मान लिए। देखो इसका सबका सार्वंतर कितना होगा, a में a माइनस डी घटाएंगे, प्लस माइनस कट जाएगा, बचेगा d। a प्लस डी में a घटाएंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा d। तो सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए वह तीनों सभी टर्म्स क्या कहलाएंगे, एपी कहलाएंगे, ठीक है? अब लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से। कहते हैं सम ऑफ द 3 नंबर्स इज, आपका दिया हुआ है 24, ठीक है? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका मतलब जब हम तीनों को ऐड कर देंगे, सम का मतलब क्या होगा बेटा, आपका ऐड करना है। तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तीनों को जोड़ देंगे तो वो 24 के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, ठीक? अच्छा सर ये बात है क्या, प्लस माइनस में डी कट जाएगा बेटा, यहाँ ए कितना बच गया आपका, 3a इज इक्वल टू 24। अच्छा सर हमें तो यहाँ से a मिल गया ना, 24/3। ओह क्या बात है, a बराबर हो गया 8। यहाँ तक कोई डाउट? a का मान मुबारक हो, आपका कितना मिल गया, 8। यानी पहला जो टर्म होगा वो 8 होगा, मतलब यहाँ सेकेंड टर्म, ठीक? अच्छा सर अब हमें d का भी आवश्यकता होगा अगेन। अब अगला पार्ट में जाइए, प्रोडक्ट दिया हुआ बेटा, देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन नजरें स्क्रीन पे रखो, है ना, इधर उधर भटकाने का नहीं। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट है बेटा, तो प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट का मतलब है तीनों को गुना करो। तीनों को गुना करेंगे तो क्या होगा, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी बराबर दिया हुआ है 440। ये प्रोडक्ट करके दिया हुआ है। अगर ये प्रोडक्ट है तो ये बताओ, ये दोनों देखो गौर से, a माइनस डी और a प्लस डी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर और इनटू में कितना है a बराबर कितना होगा 440। अच्छा सर, हाँ यहाँ तक क्लियर है सर। a का मान कितना बेटा 8। यहाँ पे जब a का स्क्वायर में 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, d स्क्वायर रहने देते हैं, फिर a का मान 8 है, 8 बैठा दिए, इधर है 440। वाह सर, यहाँ से तो d निकल जाएगा मेरा। यहाँ देखिए 64 माइनस डी स्क्वायर 440 अपॉन 8 होगा। अरे बको ये गुना में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। काट दो, क्या 55 बार में कट जाएगा? बिल्कुल। क्या 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 55 हो गया। अच्छा, डी को उधर ले जाते हैं तो 64 माइनस 55 बराबर हो जाएगा डी स्क्वायर। ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, पूरे बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा सर, 64 में 55 जाएगा, कितना बचेगा बेटा आपका 9 बचेगा, और इधर क्या हो गया डी स्क्वायर। लो भाई, अब बताओ इधर का में स्क्वायर हटाएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट लगेगा कि नहीं। अच्छा सर, तो डी बराबर कितना हो गया प्लस माइनस 3। अब लो मुबारक हो, डी का मान 2 ठो मिल गया आपका, एक प्लस में 3 और एक माइनस में 3 मिल गया। याद रखें, जब भी इस तरह का सिलेक्शन टर्म ऑफ एपी का हो चाहे जीपी का हो तो हमेशा 2 टर्म्स आएंगे, है ना, जो भी उसका कॉमन डिफरेंस हो या कॉमन रेशियो हो। फिलहाल यहाँ एपी का है तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 2 ठो आया, प्लस में भी 3 हो सकता है और माइनस में भी 3 हो सकता है। अब हमें ए और डी की आवश्यकता था, मैंने दोनों वैल्यू निकाल के रख लिया। क्लियर। अब इन ए और डी का मान निकाल के यहाँ बैठाएंगे तो हमें 3 नंबर मिल जाएगा, और फिर वेरीफाई कर देंगे क्या जोड़ के वाक्य में 24 आ रहा था या नहीं आ रहा था, तो वेरीफाई हो जाएगा। अब समझो, अब ये जो नंबर है हमें 3 नंबर ज्ञात करना था, तो पहला केस लेके चलते हैं। व्हेन, जब ए का मान 8 होगा और डी का मान 3 होगा, एक बार प्लस लेके चलेंगे, तो देन तब हमारा 3 नंबर कैसा होगा। तो यही तो 3 नंबर कंसीडर किए थे, ए माइनस डी, ए प्लस डी। तो ए के जगह 8 बैठाइए, तो 8 माइनस 3, फिर 8 कॉमा, फिर हो जाएगा 8 प्लस 3, यानी कितना नंबर आ जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा 5, ये 8 और 8 और 3 11। एक आंसर ये हो गया। व्हेन, जब आपका ए का मान तो 8 ही होगा बट डी का मान कितना ले ले तो -3 ले लेते हैं। अब बैठाते हैं इसी नंबर में आपका, तो यहाँ हो जाएगा 8 माइनस -3, 8 और 8 प्लस -3। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 11 आएगा, ये 8 आएगा और ये कितना आएगा 5। हमेशा एक दूसरे का उल्टा आएगा आंसर, एक बात याद रखना, है ना। जो भी एपी में निकालोगे ना 3 नंबर, वो हमेशा एक दूसरे का क्या आएगा बेटा उल्टा आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बोलो। बिल्कुल बारीकी से बता, फिर से समझाता हूं। एपी में 3 नंबर लेना था जिसका सम 24 होता और प्रोडक्ट कितना होता 440। तो 3 नंबर जनरल हमेशा एपी में यही वाला ही मानना, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अच्छा सर, मतलब यही मानना है, राइट। 3 नंबर यही एपी में जनरल मानना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, तीनों का सम किए तो यहाँ से ए निकल गया, प्रोडक्ट किए और ए का मान पुट किए तो डी निकल गया। अब डी का वैल्यू 2 ठो आया, तो एक बार ए चले, एक बार डी का मान 1 ठो लेके चले, तो ये लाया 3 नंबर। देखो तो ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या 24 आ रहा है, बोलो। अरे बोल यस या नो। बिल्कुल सर, क्या 24 नहीं आ रहा है। 8 5 13 11 कितना होगा 24। लो वेरीफाई भी हो गया। तो ये चीज़ें आनी चाहिए, यानी यही 3 नंबर मानना था जिसका हम जोड़ेंगे तो 24 आना था, और प्रोडक्ट करोगे तो 440 आएगा। करके देख सकते हो, 11 8 88, 88 को 5 से गुना करोगे तो यही आएगा। ठीक है, गॉट इट। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझा दिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बड़ा आसान है। पहले मैं कॉन्सेप्ट एक बता देता हूँ। सपोज करो एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है बेटा, और एक लाइन पे इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर है, यही तो ज्ञात करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3, -5 फ्रॉम द लाइन। और एक लाइन का अगर जनरल इक्वेशन है, मान लो ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। इस लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, ये वाला एक पॉइंट दिया रहेगा,
तो इस पॉइंट और लाइन के बीच का दूरी ज्ञात करना रहेगा, ये डिस्टेंस ज्ञात करना होता है। अब एक देखो फार्मूला होता है कि एक पॉइंट से और एक लाइन के बीच का दूरी कैसे ज्ञात करना है, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। तो मैं फार्मूला लिख देता हूं। तो जब डिस्टेंस ज्ञात कीजिएगा तो a इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है अल्फा, प्लस b इंटू वाई, वाई कितना मान है बीटा, अब प्लस c लिखना, और रूट अंडर क्या करेंगे हम लोग, जो भी एक्स वाई का कॉफिशेंट होगा, जो भी एक्स वाई का गुणांक होगा, जो भी एक्स वाई का कॉफिशेंट होगा, तो एक्स का कॉफिशेंट कितना है a, y का कॉफिशेंट कितना है b, तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे। लो मुबारक हो, ये निकल गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। क्या सर ये पूरा मॉड लगा देना, क्योंकि डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता है इसलिए मॉड लगा देना ऊपर में। तो ये फार्मूला हो गया डायरेक्ट। अब सोचो कितना आसान है, सिर्फ फार्मूला पता होनी चाहिए, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बन गया। सोचो इतना छोटी छोटी क्वेश्चन में आपको 3 नंबर दे रहा है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब यही बात हमें क्या दिया है, गिवन पॉइंट है ना, तो लिख लेना, एक पॉइंट दिया है अल्फा बीटा के जगह आपका 3, -5, और एक लाइन का इक्वेशन दे दिया है, लिखा है 3x - 4y - 26 बराबर 0। अब बताओ ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे ये लाइन ज्ञात होगा। तो देखो डायरेक्ट मैंने सिखाया, अभी जस्ट फार्मूला ना लिखोगे, वी नो दैट, ठीक है, d बराबर फार्मूला होता है a इंटू अल्फा प्लस b इंटू बीटा प्लस c का पूरे का मॉडुलस अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां सोचो, हियर a बराबर कंपेयर करो, a का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, b का वैल्यू कितना होगा -4 होगा, ध्यान रखना नेगेटिव पूरा ले लेना है, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ प्लस में होता है। अच्छा, c का मान -26 हो गया, अल्फा का मान कितना हो गया 3 हो गया, बीटा का मान कितना हो गया -5 हो गया। अब यहाँ पे d में बैठा दो, आंसर लाओ, कहानी खत्म। सर a का मान 3, अल्फा का मान 3, प्लस b का मान -4, बीटा का मान -5, प्लस c का मान -26 का पूरे का मॉडुलस, रूट अंडर a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेगा बेटा तो ऊपर कितना आएगा समझो, 3 तिया 9 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ 20 होगा और -26 होगा का मॉडुलस, और नीचे कितना हो गया आपका रूट अंडर 9 प्लस 16। ये पूरा ऐड कर दीजिएगा तो कितना आएगा आपका, पहली बात तो 26 में 20 गया डायरेक्ट -6, और फिर 9 में 6 गया तो 3 बचेगा, और मॉड ऑफ 3 अपॉन कितना हो जाएगा 16 9 25, ठीक है, 3 का मॉडुलस 3 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। आनी लो, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस पॉइंट से और इस लाइन के बीच का दूरी कितना था 3/5 था। तो बस ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपका कहानी समाप्त हो गया। इसी के आधारित क्वेश्चन था। अब जब भी इस तरह करे, कोई भी पॉइंट रहेगा, कोई भी इक्वेशन का लाइन रहेगा, इस तरह से पहले छाट लेना है और ये फार्मूला बैठा देना है, आपका डिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगा क्या ऐसा फाइंड करने में? नहीं सर, बिल्कुल मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो एक चीज बताता हूँ ना, जो स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन बड़ा आसान आसान पूछ रहा है, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्टुअल चीजें पूछ रहा है। अगर आप हजारीबाग में हैं तो अभी ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं हमारे, और वो भी फ्री क्लासेस है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लेगा। बाकी बात आपको जहाँ पढ़ना है पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप या फिर जितनी भी मॉडल सेट मैं यहाँ से दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लासेस में मतलब पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो अपने ऑफलाइन बैचेस में देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारे बच्चे हैं ऑफलाइन में हमारा पूरा चलता है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एक्सरसाइज सोल्यूशन चल रहा है, प्लस यहाँ से मॉडल सेट कंप्लीट कराओ। तो एक टीचर आपके लिए इतना अगर कर रहा है मेहनत, इसके लिए करना क्या है, प्लीज जरूर एक लाइक कर दो, अभी इसी बात पे जल्दी लाइक करो, है ना, और शेयर करना ना भूलें। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तब तक आप अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा आसान क्वेश्चन है। 2 ठो लाइन दिया हुआ है, गिवन लाइन्स। पहला लाइन दिया हुआ बेटा आपका √3x प्लस y इज इक्वल टू 1, ठीक। और फिर दिया है अगला x
प्लस √3y इज इक्वल टू 1। इसके बीच का हमें एंगल फाइंड करना है कि इसका एंगल क्या होगा, टू फाइंड नाउ एंगल। ठीक, अब समझो ये भी कॉन्सेप्ट है कि अगर दो लाइन का इक्वेशन दिया हो और उसके बीच का एंगल फाइंड करना हो। सपोज करो कि इस लाइन का इक्वेशन है, मतलब यह स्लोप से भी बना सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो कभी भी अगर दो लाइन दिया हो तो हम इसका, अगर आपको स्लोप पता है, मान लो इसका स्लोप कितना है m1, इसका स्लोप है मान लो m2। ठीक, इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा m2 और इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा m1। तो जब दो लाइन आपस में कहीं इंटरसेक्ट कर रहा हो और उसके बीच का एंगल ज्ञात करना हो और उन दोनों लाइन का स्लोप पता हो, तो डायरेक्ट हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, तो टेन थीटा बराबर होता है m1 प्लस m2 बाई 1 माइनस m1 इंटू m2। ये फार्मूला होता है, याद रखना एनी टाइम। क्लियर है, बस इसी से हम लोग बनाने वाले हैं। अब सवाल आता है कि सर हम स्लोप निकालेंगे कैसे। तो पहली बात समझो, पहले जो गिवन लाइन दिया है, देयरफॉर जो लाइन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है तो वो भी समझ लो। अगर कोई इक्वेशन का लाइन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ऐसा, और इसका क्या फाइंड करना है, स्लोप। क्या फाइंड करना है बेटा, स्लोप, है ना। तो स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ऊपर में माइनस लगाएंगे कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये तरीका होता है, यानी x के आगे जो रहेगा ऊपर रखेंगे और जो x के आगे रहेगा वो उसको नीचे से डिवाइड कर देंगे। कोफिशिएंट ऑफ मतलब क्या हो गया, माइनस b बाय a, फार्मूला हो गया स्लोप। किसी भी स्ट्रेट लाइन से स्लोप ज्ञात करने का तरीका होता है माइनस b बाय a। b क्या है, जो y के आगे होगा उसका गुणांक, a क्या है, जो x के आगे होगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे तो उस लाइन का डायरेक्ट स्लोप निकल जाएगा। गॉट इट, यस सर। अब यहां समझिए, इसको मैं पहले जनरल में लाता हूं। √3x प्लस y माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। क्या कंपेयर कर पा रहे हो बेटा, बोलो एस नो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना। अब देखो, इसलिए इसका जब हम स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, तो स्लोप मान लेते हैं पहला लाइन का m1 है, इसका जब स्लोप निकालेंगे तो देखो माइनस b बाय a, b के जगह कितना हो गया, तो y का कोफिशिएंट कितना है 1 और a का मान कितना हो गया, √3 हो गया, यानी कितना आया माइनस 1 बाई √3। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तो m1 का स्लोप निकल गया माइनस 1 बाई √3, यानी कह सकते हैं कि m1 बराबर माइनस 1 बाई √3 हो गया। ये पहला स्लोप निकल गया। अच्छा, अब आते हैं अल्सो, अगला इक्वेशन क्या दिया था, तो x प्लस √3y इज इक्वल टू, इधर लाएंगे तो क्या मतलब 1 है, इसको स्टैंडर्ड में बनाएंगे तो √3y माइनस 1 बराबर 0। पहले ये जनरल इक्वेशन फॉर्म में ला देना है, उधर राइट साइड 0 नहीं चाहिए, बाकी बात सबको इधर लेके आओ। अब इसका स्लोप मान लेते हैं, लेट देयरफॉर स्लोप मान लेते हैं m2, और m2 बराबर फिर वही बात माइनस b बाय a। b क्या, यानी y का कोफिशिएंट कितना है, प्लस √3 है तो √3 लिखा, a का कोफिशिएंट यानी x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी आ गया माइनस √3। बताओ m2 का मान कितना आया, माइनस √3 आ गया। लो भाई, दोनों स्लोप मुबारक हो, मिल गया। अब अगर दो स्लोप पता होता है तो उसके बीच का एंगल निकालने का ये फार्मूला होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूं। सो देयरफॉर एंगल, या वी नो दैट डायरेक्ट लिख सकते हो, वी नो दैट शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा। टेन थीटा बराबर होता है बेटा मॉड ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2। ध्यान रखिए, मॉडुलस लगा दीजिएगा, ठीक है। यहां पे देखिए टेन थीटा रहने देते हैं, m1 का मान कितना निकाल के रखा मैंने, 1 बाई माइनस 1 बाई √3, माइनस 1 बाई √3 प्लस m2 का मान कितना निकाल के रखा, तो माइनस √3 है, ठीक है। हाँ यही तो है, हाँ बिल्कुल यही है। अब समझिए पूरा अपॉन फिर क्या है, 1 माइनस m1 का मान माइनस 1 बाई √3, m2 का मान माइनस √3 है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सबका मैंने दोनों का खाली वैल्यू बैठा दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
ऊपर में √3 एलसीएम आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, है ना, क्या आएगा √3। मैं थोड़ा यहाँ पे चलो यहीं पे देखो क्या करते हैं। ऊपर में कितना आएगा √3 एलसीएम आ जाएगा, तो बचेगा -1 और ये प्लस माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और ये √3 से √3 टकराएगा तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3 होगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नीचे भी देखो ये √3 से √3 कट जाएगा, 1 बच गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो -1 ही रहेगा। अब यहाँ समझो कि क्या होने वाला है, चीज़ें समझना। मैं इसको अब मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा हूँ। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू हो गया, ऊपर में हो जाएगा कितना आपका -4 का मॉडुलस बाय √3 अपॉन कितना हो जाएगा 0। अब देखो एक चीज़ समझो, किसी भी डिजिट्स में अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता है इन्फिनिटी, क्योंकि ये भी तो एक कोई डिजिट है -4 बाय √3 और नीचे क्या है 0, तो 0 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे, जब भी नीचे 0 हो तो हमेशा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि tan थीटा बराबर क्या आ गया इन्फिनिटी। अब आपको ये बताना है कि थीटा का कौन सा डिग्री का मान इन्फिनिटी होता है, बताओ। अनडिफाइंड कब होता था, तो tan 90 का वैल्यू, तो हम लोग जानते हैं कि जो tan 90 का मान होता है वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है अनडिफाइंड होता है, अनइन्फिनिटी उसी का मान होता है। तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर tan 90 डिग्री, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया 90। यही आपको एंगल ज्ञात करना था, तो लो मुबारक हो, यही थीटा ज्ञात करना था जो 90 डिग्री था। यानी ये दोनों जो लाइन थे वो आपस में क्या था बेटा परपेंडिकुलर था, और यही आपको लाना था। तो इस तरह से मैंने सिखाया कि किसी भी लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं, उन दोनों लाइन के बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप जो भी क्वेश्चन आएगा, देखो शॉर्ट क्वेश्चन में स्लोप भी निकालने पूछ रहा है तो आप यहाँ पे स्लोप भी सीख गए, और जब स्लोप पता हो तो एंगल कैसे निकालते हैं दो लाइन के बीच का वो भी मैंने सिखाया। तरीका क्या होगा, इस तरह से आपको डिटेल से बनाना है। आई होप कि आपको यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गया होगा पट टू पट, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, तब तक आप यहाँ तक इसको शट डाउन कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट बार में आपका लेंगे 12, 13, 14, 3 क्वेश्चन और बच गए, टाइम नहीं है, कहीं जाना है, इसलिए आज मैं इतना ही पे छोड़ देता हूँ। आप यहाँ तक बिल्कुल काम कर सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जितने भी मॉडल सेट के हैं सभी मिल जाएंगे आपको, आप टेंशन ना लीजिए। बस इस चैनल पे जिस तरह से प्यार दिखा रहे हैं आप उसी तरह दिखाए रहें और जरूर शेयर करें, ठीक है बेटा। सो बाय बाय, टेक केयर। आप यहाँ तक शट डाउन कर ले, ओके, थैंक यू।